हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट जुलाई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो साइंस की क्लासेस में हमने अभी तक टोटल 8 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारा डे 9 है और डे 9 में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति। ठीक है, बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वो इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे कि मूवमेंट्स आपके क्या होते हैं, जॉइंट्स जिनको हम कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट में जो आपका साइंस में एनसीईआरटी पूछी जाती है वो आपकी क्लास 6 से क्लास 8 की पूछी जाती है। और यहाँ पर हम पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। हर एक चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी 6 क्लास का हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, देन हम 7 क्लास का स्टार्ट करेंगे, फिर 8th क्लास का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं फ्रेंड्स, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सीडीपी के पीवाईक्यूज़ भी हमारे स्टार्ट हैं और थ्योरी की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम साइंस का चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे, 6 क्लास का, जो है शरीर में गति। तो देखिए, इसमें आपको क्या बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर ना आपको कुछ संधि के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर तो आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ पशु पक्षी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, जब वो चलते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय है, गाय चलते हुए पैरों से चलती है ना, ये चीज़ बताई है। ऐसे ही सांप के बारे में बताया है कि जब वो चलता है तो उसका पूरा जो बॉडी है, संपूर्ण शरीर जो है मूवमेंट करता है। ठीक है, और सांप कैसे चलता है, रैंक करके चलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से है जो इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। मनुष्य का जो शरीर है यानी कि बॉडी है, वहाँ पर क्या क्या गतियाँ होती हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हर कोई सेम चीज़ नहीं करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, है ना। छलांग मारना की बात करें तो आप मेंढक, आप जानते हैं, उसका काम होता है। रैंक करके चलता है आपका सांप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपके काम की चीज़ है वो यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर है, एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपना हाथ जो है उसने ऐसे सीधे किया हुआ है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये बताया है कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम मूव करा पाते हैं, घुमा पाते हैं, ठीक है, मोड़ पाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब आपको एक टेबल भी दी है। टेबल में आपको बताया है कि हमारे शरीर में जो गतियाँ होती हैं। अब जैसे गर्दन है, क्या गर्दन पूरी तरीके से घूमती है या थोड़ा बहुत घूमती है या फिर झुकती बिल्कुल भी नहीं है या उठती है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के ही पार्ट हैं। ठीक है, इनको अभी डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट्स आपके मुड़ते हैं, कौन से नहीं मुड़ते हैं, वो आपको यहाँ पर से समझाने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा और गर्दन। इन स्थानों को संधि कहा जाता है। संधि को इंग्लिश में हम कहते हैं जॉइंट। देखिए, बेसिकली आपको ये बताया हुआ है, यहाँ पर दो हिस्से जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उस वाले पार्ट को हम मोड़ पाते हैं, उसको हम घुमा पाते हैं। जैसे आपकी एल्बो है, ठीक है, आपकी जो कोहनी है, आप कोहनी वाला हिस्सा अपना घुमा पाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दो हिस्से जुड़े हुए होते हैं। सेम ऐसे ही आपका जो शोल्डर है, कंधा है, उस पार्ट को भी आप मूव करा सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, दो हिस्से आपके आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपकी जो नेक है, गर्दन वाला हिस्सा भी। तो बेसिकली आपको संधि की डेफिनेशन यहाँ पर ये बताई गई है कि जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को हम संधि कहते हैं। अब संधि कई प्रकार की होती है। अब आपसे बेसिकली ये पूछा जाता है, जैसे पर्टिकुलर एक बॉडी का पार्ट दे देंगे, जैसे आपसे कहेंगे कि आपके शोल्डर में कौन सी संधि पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब इसको समझने के लिए जो संधि के प्रकार हैं उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको हम समझते हैं। यहाँ पर आपको बताया भी है कि आपका सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, सभी में जो जॉइंट है ना वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं।
तो चलिए कहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो जॉइंट है यानी कि सबसे पहली जो संधि है वो आपको बताई है इस चैप्टर में कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि और इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए पूरा एनसीईआरटी का नोट्स प्रिपेयर किया गया है। आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और स्पेसिफिकली जो साइंस का नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है ना, वो टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिलेंगी, जिसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस कवर किया है, हैंड रिटन नोट्स है और सबसे अच्छी बात साइंस में ये है कि बाइलिंगुअल वो नोट्स जो है प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि वो मैंने खुद से किया है। और मेरा जो स्ट्रीम है फ्रेंड्स, मेरा भी मैथ साइंस ही है। मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। और काफ़ी टाइम से हम इस चैनल पर सीटेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली जो संधि यहाँ पर बताई है कंदुक खल्लिका संधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है कंदुक खल्लिका संधि कैसे बनती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बनता कैसे है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि ये कागज़ का एक बेलन है और ये गेंद है, और गेंद में क्या है, एक कटोरी ऊपर से आकर के धंसी हुई है। बेसिकली ये जो आपकी कंदुक खल्लिका संधि होती है वो कुछ इस तरीके से ही होती है। ये स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये बॉडी के कौन से पार्ट में होता है उसको हम यहाँ से समझेंगे। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, ये आपको बेसिकली बताया है। अब यहाँ पर क्या कहा है, एक अस्थि का गेंद वाला हिस्सा, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल है शोल्डर का जॉइंट होता है, यानी कि आपके कंधे की जो संधि होती है उसमें यही वाली संधि होती है कंदुक खल्लिका संधि, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब सपोज करिए, आप जानते ही हैं जो शोल्डर वाला आपका हिस्सा होता है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक गेंद की तरह एक्ट करता है, एक बॉल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और नीचे से जो आपका हाथ जो है जुड़ा हुआ होता है वो उसके अंदर फिट हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कटोरी के अंदर जो है एक गेंद फिट हुई है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि, बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक, तो वो क्या हो गया आपका शोल्डर वाला हिस्सा। सेम वैसे ही आपका कहाँ होता है, एक हिप जॉइंट होता है। जो देखिए हिंदी में हिप जॉइंट यहाँ पर बताया भी होगा, श्रोणि अस्थि की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, जो हिप जॉइंट होता है उसमें भी आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, कंधे की जो अस्थि होती है, और साथ ही साथ आपका हिप जॉइंट, श्रोणि अस्थि, उनमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप कहेंगे कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जो गेंद वाला हिस्सा होता है, जैसे आपका हाथ है वो शोल्डर में उसके अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। जो हिप जॉइंट की हम बात करें वो यहाँ पर आपको बताया है कि ये जांग की अस्थि है, ये कंदुक खल्लिका संधि है। तो जो जांग की अस्थि है वो इस तरीके से इस कटोरी के अंदर धंसी हुई है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, श्रोणि अस्थि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला आप समझ गए होंगे। दूसरी संधि आती है फ्रेंड्स धुराग्र संधि। धुराग्र संधि को हम इंग्लिश में कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है बेसिकली कि जो पाइवोटल जॉइंट है वो कहाँ पर पाया जाता है, बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये जो पाइवोटल जॉइंट है, धुराग्र संधि है, ये आपकी पाई जाती है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। आपकी जो नेक है जुड़ी हुई है आपके सिर से, आपके हेड से, है ना, तो नेक जो है आपकी हेड से जुड़ी हुई है, उसमें आपकी धुराग्र संधि पाई जाती है, पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि जो आपकी नेक आपके सर से जुड़ी हुई है, तो क्या आप अपनी नेक को पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं कर सकते।
हम अपनी गर्दन को, अपनी नेक को आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, लेकिन पूरा रोटेट नहीं कर सकते। 360 डिग्री रोटेट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दिया भी है कि इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को आप करने का प्रयास कीजिए। ये एक्टिविटी आप खुद से भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, धुराग्र संधि कहाँ हो गई, सिर और गर्दन को जोड़ने वाली संधि। यहाँ पर आपको दिखाया भी है स्ट्रक्चर में धुराग्र संधि। ये क्या है, ये आपका सिर है, ये आपका नेक है, गर्दन है। तो यहाँ पर ये दोनों जिससे जुड़े हैं, जिस संधि से, उसको हम धुराग्र संधि कहेंगे, पाइवोटल जॉइंट कहेंगे, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट को एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, रोटेटरी जॉइंट, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, वही चीज़ यहाँ पर बताई है, जो आपकी बेलनाकार अस्थि है वो एक छल्ले में घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका हिंज संधि। हिंज यानी कि इंग्लिश में भी इसको हिंज जॉइंट ही कहते हैं। हिंज की स्पेलिंग होती है, आप नोट कर सकते हैं, HINGE। ये है आपका हिंज जॉइंट यानी कि हिंज संधि। ये सबसे इजी आप इसको मान सकते हैं। आप सभी ने अपने घर में डोर देखा होगा, जो डोर होता है उसको आप आगे पीछे खोल सकते हैं, दैट्स इट, है ना। तो उसी तरीके से, और वो किस वजह से होता है, आप डोर को आगे पीछे कैसे खोलते हैं, उसमें एक कब्जा लगा हुआ होता है। तो वो जो कब्जों के माध्यम से डोर फिक्स होता है ना, जिससे कि डोर या तो अंदर की तरफ खुलेगा या तो बाहर की तरफ खुलेगा, उसी को हम कहते हैं हिंज संधि। तो आपकी बॉडी में भी एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। वो पार्ट कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंड्स आपका एल्बो वाला हिस्सा। एल्बो यानी कि आपकी जो कोहनी होती है, साथ ही साथ आपका जो नी है, घुटना है, उसमें भी आपका क्या होता है, हिंज संधि होती है, ठीक है। अब हिंज संधि कैसे होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे डोर है, दरवाज़ा है, वो कब्जे से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है। यहाँ पर दिया भी है, देखिए, हिंज एक दिशा में गति होने देता है, एक ही दिशा में गति होने देता है, या तो केवल आगे की ओर या तो पीछे की ओर। आप जब अपनी एल्बो को मूव करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरा आप आगे से पीछे तक 360 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। या तो ऊपर की तरफ ही घुमाते हैं या नीचे की तरफ सीधा कर पाते हैं, है ना। जो आपका कोहनी होती है, एल्बो होती है, सेम ऐसी जो आपका घुटना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपकी क्या पाई जाती है, आप कहेंगे हिंज संधि पाई जाती है, यानी कि हिंज जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई है, स्ट्रक्चर में भी दिखाया है। देखिए, घुटने की हिंज संधि, यहाँ पर ये जो हिंज संधि है यहाँ पर लगी हुई है। या तो आप आगे ही घुमा सकते हैं अपना पैर, या फिर सीधा कर सकते हैं पीछे की तरफ, बस दो ही कंडीशन होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है, अचल संधि। अचल संधि को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ये जॉइंट वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से सुनना है एक एक चीज़। फिक्स्ड जॉइंट यानी कि अचल संधि, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अचल जो चल नहीं सकती, फिक्स्ड जॉइंट यानी कि जो फिक्स रहता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। जो मूव नहीं कर सकती वो क्या है, अचल संधि है। अब आप कहेंगे कि क्या हमारी बॉडी में ऐसी भी कोई संधि कहीं पर पाई जाती है, अचल संधि जो कि फिक्स रहती है, तो आंसर होगा यस। कहाँ पर होता है, आपका ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में जो आपकी अस्थि होती है, यानी कि अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड पार्ट, वहाँ पर आपका क्या होता है, अचल संधि, फिक्स्ड जॉइंट। आपका जो ऊपरी जबड़ा होता है ना, अपर जॉ, वो फिक्स रहता है आपके हेड के साथ, जो कपाल के मध्य में होता है ना, वो फिक्स रहता है। अब आप जबड़े को कैसे आपको कहा जाए कि इसको उठाकर इधर उधर घुमाइए, ऐसा नहीं है, वो फिक्स रहता है, उसकी अस्थियां मूव नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अचल संधि। अब आपसे यही पूछा जाएगा ये कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में, यानी कि अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हाँ, तो हमारे जो जॉइंट वाले पार्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपकी बॉडी में। जो भी इस चैप्टर में आपको बताए हैं कि हमारी बॉडी में जो जॉइंट होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन सी पढ़ी। सबसे पहले हमने कंदुक खल्लिका संधि पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा आपका धुराग्र संधि यानी कि पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट में मैंने आपको बताया गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है। उसके बाद हमने पढ़ा हिंज जॉइंट।
हिंज जॉइंट में मैंने आपको बताया आपकी जो एल्बो है, जो नी है, वो वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट हमने पढ़ा फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है, अस्थियां मूव नहीं करती। इसका एग्जाम्पल हमारा जो अपर जॉ है और जो कपाल के मध्य की अस्थियां हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा जॉइंट वाला पार्ट। अब आगे यहाँ पर आपको इस चैप्टर में जो बताया है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपका ह्यूमन का स्केलेटन आपको दिखाया है, यानी कि मानव का जो कंकाल है वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। हर कोई बाहर से देखने में डिफरेंट होता है, लेकिन जो इनर पार्ट होता है वो सभी का सेम होता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है, यानी कि जो आपके बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है ह्यूमन स्केलेटन किस चीज़ को कहते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो बोन है, यानी कि हड्डियां हैं, बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होता है वो हमारा स्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है, यानी कि कंकाल कहलाता है मनुष्य का। किस चीज़ को कहते हैं, मनुष्य की बॉडी में जो हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम स्केलेटन कह देते हैं, कंकाल कह देते हैं। अब आप जानते हैं एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स आपसे पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे 206, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर आपको बताया है फ्रेंड्स कि अगर, चलिए देख लेते हैं, शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आप जानते होंगे ह्यूमन का, किसी भी इंसान का जो एक्सरे करवाया जाता है वो इसीलिए करवाया जाता है कि जो बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, कहीं वो टूटी तो नहीं है, कहीं वो अपनी जगह से हिल तो नहीं गई है, कहीं वो अपनी जगह से टूट तो नहीं गई है। तो हड्डियों का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमेशा एक्सरे किया जाता है, और ये भी माना जाता है कि एक्सरे के थ्रू आप जो अपनी बॉडी की बोन्स को काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हुई हैं। और एक्सरे के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, वो इसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देखिए, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है, उसका शेप कैसा है, कितनी अस्थियाँ हैं, कोई टूटी तो नहीं है, इस तरीके से सारी चीज़ें पता चलती हैं एक्सरे के माध्यम से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी का अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे किया जाता है हाथ का, रीज़न यही होता है, ये पता करने के लिए कि जो हड्डी है वो टूटी तो नहीं है, ठीक। तो यही आपको बताया है बेसिकली। यहाँ पर हाथ की अस्थियाँ आपको यहाँ पर दिखाई हैं, ये ह्यूमन का हाथ है, हैंड है, ठीक है। दिखने में हर किसी का अलग अलग होता है बाहर से, लेकिन जो इनर स्ट्रक्चर है बोन्स का वो सभी का इसी तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको क्या बताई हैं। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है आपका पसली पिंजर। पसली पिंजर को इंग्लिश में कहते हैं रिब केज। देखिए इन क्लासेस से ना आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल चीज़ें बताई जा रही हैं। पसली पिंजर क्या होता है, रिब केज होता है, ठीक है। हर किसी इंसान की बॉडी में रिब केज पाया जाता है। अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है ना, चेस्ट पार्ट, वो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है, रिब्स, ध्यान रखिएगा, रिब्स और चेस्ट बोन और जो आपका बैकबोन है, इन तीनों से मिलकर एक जो संरचना दिख रही है, शंकुरूपी संरचना, बक्से लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं पसली पिंजर, यानी कि रिब केज। यहाँ पर दिया है वक्ष की अस्थि, यानी कि जो आपकी चेस्ट बोन है, ठीक है। पसलियाँ क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया रिब्स होती हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो पसलियाँ होती हैं वो वक्ष की अस्थि और जो मेरुदंड है, यानी कि बैकबोन है, इससे जुड़ करके बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं पसली पिंजर, यानी कि रिब केज, जो कि आप स्ट्रक्चर पर देख पा रहे हैं। चेस्ट के दोनों तरफ कितनी कितनी पसलियाँ होती हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। वक्ष यानी कि आपका जो चेस्ट है, ठीक है। तो वक्ष के दोनों तरफ कितनी 12 आपकी रिब्स पाई जाती हैं, जो कि ये हैं, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक। और इनके बीच से जो हमारा जुड़ा हुआ है वो क्या है, मेरुदंड होता है, जो कि आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। मेरुदंड यानी कि बैकबोन, अभी इसके बारे में डिटेल में आएगा, नीचे दिया है बैकबोन अलग से, उसको अभी हम देखेंगे।
तो ये आपको ध्यान रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पसलियाँ होती हैं वो वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पसली पिंजर यानी कि रिब केज। अब ये जो रिब केज होता है ना फ्रेंड्स, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो रिब केज है यानी कि पसली पिंजर है, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ को? हमारे हृदय को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर बैकबोन दिखाई है, देखिए मेरुदंड। यहाँ पर मेरुदंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे हम कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड तो आप सभी जानते हैं, बैकबोन, जिसकी हेल्प से हम बैठ पाते हैं। अगर मेरुदंड ही नहीं होता तो हम स्ट्रेट बैठ ही नहीं पाते। ठीक है, तो वही आपका क्या मेरुदंड है, बैकबोन है। अभी जो बैकबोन है ना, बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है, ये यहाँ पर बताया है। और उन अस्थियों को हम कहते हैं कशेरुकाएँ। कशेरुकाएँ इंग्लिश में इनको कहते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। तो स्मॉल कशेरुकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कितने नंबर ऑफ कशेरुकाओं से मिलकर हमारा मेरुदंड बनता है? तो आप कहेंगे कि जो मेरुदंड है वो 33 कशेरुकाओं का बना होता है। स्टार लगा लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा जो बैकबोन है, मेरुदंड है, वो 33 वर्टिब्रे यानी कि कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन्हीं अस्थियों से जुड़ा हुआ है, वो जो अभी पसली पिंजर हम पढ़ रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? वही चीज़ है, अगर मेरुदंड सिर्फ एक ही अस्थि का बना होता, यहाँ पर तो बताया ना कि छोटी छोटी कशेरुकाओं 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। अगर एक ही अस्थि से बना होता तो आप जो है मूव नहीं कर पाते। ठीक है, आप झुक ही नहीं पाते, क्योंकि फिर वो स्ट्रेट हो जाता, मुड़ ही नहीं पाते, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया है कंधे की अस्थियों के बारे में, यानी कि जो शोल्डर की बोन होती हैं, इस तरीके से आपको दिखाया है। ये शोल्डर की बोन्स के बारे में यहाँ पर बताया है। तो कंधे के समीप जो उभरी हुई हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर दिया है कि कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती हैं, वही हमारी क्या है? कंधे की अस्थियाँ हैं, शोल्डर बोन्स हैं। और ये सब आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया है श्रोणि अस्थियाँ। श्रोणि अस्थियाँ यानी कि पेल्विक बोन्स जो हमारी होती हैं। अब ये पेल्विक बोन्स क्या होती हैं? देखिए यहाँ पर दिया है, यह संरचना श्रोणि अस्थियाँ हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी संरचना होती है जो आपका जो आमाशय है उसके नीचे पाई जाती है। उसके नीचे जितने भी अंग होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, मतलब जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं, वही आपका क्या है? श्रोणि अस्थि है, यानी कि पेल्विक बोन्स हैं। ठीक है, और आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया भी है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको बताया है मानव खोपड़ी। खोपड़ी मतलब होता है स्कल, ह्यूमन का जो स्कल होता है। ठीक है, खोपड़ी होती है, उसके बारे में बताया हुआ है। अब एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो आप कहेंगे 22 बोन्स से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, चलिए, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग यानी कि मस्तिष्क को परिबद्ध करके उनकी सुरक्षा करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो ह्यूमन का स्कल होता है यानी कि खोपड़ी होती है, वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है? तो वो प्रोटेक्ट करती है फ्रेंड्स हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ये मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया है उपास्थि के बारे में। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज क्या होती हैं? देखिए, आपकी बॉडी में ना कुछ बहुत ही सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं। कहाँ पर होती हैं? एक तो आपके कान के ऊपरी भाग में, और ये कर्णपाली जो है, आप सभी ने अपना ईयर पकड़ के देखा होगा। हमारा जो ईयर होता है, कान होता है, वो इजीली घूम जाता है ना। घूमने का रीज़न क्या है कि हमारे कान में ना हम यही पाई जाती है कार्टिलेज। यहाँ पर बोन नहीं होती है स्ट्रॉन्ग वाली, एकदम सॉलिड बोन्स नहीं होती हैं, बल्कि सॉफ्ट बोन होती हैं। इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट बोन, कोमल अस्थियाँ, जिनको हम मोड़ सकते हैं।
एक तो आपका जो कान का ऊपरी भाग हो गया, और दूसरा टिप ऑफ नोज़ हम कहेंगे, आपके नाक का जो टिप वाला हिस्सा होता है उसको भी आप थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। उसमें हड्डियाँ तो होती हैं लेकिन वो सॉफ्ट होती हैं, तो जो सॉफ्ट वाली हड्डियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं उपास्थि। ठीक है, यहाँ पर दिया है देखिए। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपास्थि। ठीक है, अपने कान को आप स्पर्श कीजिए, ये एक्टिविटी करके देखिए, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कान होता है ये वाला हिस्सा आप घुमाएंगे तो ये घूम जाता है, मुड़ जाता है इजीली, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बना हुआ है कि जो आपका कान का ऊपरी भाग है या फिर टिप ऑफ नोज़ है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं या कार्टिलेज होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे कार्टिलेज होता है, यानी कि उपास्थि होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ, तो आप कहेंगे हाँ, इजीली वो मुड़ जाता है, तो ये उपास्थि हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। तो अब ओवरऑल आपको ये बताया है कि हमने देखा है कि जो मानव का कंकाल है अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, कुछ को मोड़ भी सकते हैं तथा गति भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पूरा हमारा ह्यूमन का स्केलेटन होता है, यानी कि कंकाल होता है, उसमें हमने देखा हड्डियां होती हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पसली पिंजर देखा, यानी कि रिब केज क्या होते हैं। फिर हमने देखा मेरुदंड, यानी कि जो बैकबोन है। फिर आपकी शोल्डर बोन हो गई, कंधे की अस्थि हो गई। देन हमने पेल्विक बोन देखा, यानी कि जो श्रोणी की हड्डी है। उसके बाद हमने स्कल के बारे में पढ़ा, जो खोपड़ी होती है। उसके बाद हमने ये उपास्थि के बारे में पढ़ा, यानी कि जो हमारा कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब आगे आपको और भी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी बताई है। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो इसी को हम पेशी कहते हैं, मसल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखाया है। आप कहते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे तब आपने देखा भी होगा, आपकी ये जो मसल्स हैं, आपने जब हाथ सीधा रखा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस तरीके से अपने बाइसेप्स को दिखाने लगे, हाथ ऊपर उठाने लगे, तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, उभर करके आता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है और आपके बाइसेप्स दिखते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है, इसी को हम पेशी कहते हैं, पेशी यानी कि मसल्स कहते हैं। आगे देखिए, संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं, ये यहाँ पर बताया है। उसके बाद आपको बताया है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ठीक है, दो पेशियां जब आपकी मिल करके काम कर रही हैं तभी अस्थि को मूवमेंट मिल रही है, गति मिल रही है। ठीक है, जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है उसके बाद। ठीक है, बेसिकली संकुचित और शिथिल के बारे में यहाँ पर बताया है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अगर हाथ की ऐसे अस्थि को आपने मूव कराना है, गति करानी है, तो दो पेशियां आपकी काम करेंगी, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई हैं स्ट्रक्चर में, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यही यहाँ पर आपको डिटेल में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। जंतुओं की चाल, यानी कि गेट्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, चलते हुए उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी किस चीज़ से बनी होती है, उनका जो आउटर कवर होता है बेसिकली वो किस चीज़ से बना है, वो किस तरीके से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो चीज़ है, वो सब यहाँ पर आपको डिटेल में बताई गई है।
जो कि हम नेक्स्ट डे अब कवर करेंगे, कल कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कल पढ़ेंगे केंचुए के बारे में कि वो कैसे सांस लेता है, उसका बॉडी जो है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, जो आउटर कवर है उसको हम क्या कहते हैं, किस तरीके से वो गति करता है बेसिकली। ऐसे ही घोंघा यहाँ पर बताया है, घोंघा यानी कि जो स्नेल होता है। उसके बाद इस चैप्टर में फ्रेंड्स तिलचट्टा है, पक्षियों के बारे में, मछली है, इन सभी के बारे में बताया है जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल इवनिंग में इसी टाइम पर अपनी सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।